बोर्ड के मेरे भाई बहनों को मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि इको और ओसी का चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग खुश रहा करो, हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और खुशी से एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करने जा रहे हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा। जब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे तब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये जो 2 मार्क्स का आप कॉन्सेप्ट समझोगे और आंसर लिखोगे, इन्हीं आंसर को उठा के हम लोग 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में डाल देंगे। तैयारी करो 2 मार्क्स वाले की, बनेगा कौन सा? 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी आंसर, ये मेरी गारंटी है। मैंने आपको 2 चैप्टर की पूरी तैयारी करवा दी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। अब हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर 3 की, मनी एंड इन्फ्लेशन की। आगे क्या टॉपिक है उसको जानते हैं हम लोग। द फॉलोइंग आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। अब हम लोगों को बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस बताने हैं। तो बोर्ड यहाँ से आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, किस तरीके से पूछे उसको देख लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। हमको बोर्ड को 2 मार्क्स के लिए बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एग्जाम्पल ऐड किया हुआ है। आप चाहो तो एग्जाम्पल निकाल देना लिखते टाइम एग्जाम में, तो आंसर छोटा हो जाएगा। अभी आप समझ लो एग्जाम्पल, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अभी देखो, पहला है इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। कितना बड़ा वर्ड लग रहा है, कितना भारी वर्ड लग रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, समझाता हूँ। It was not easy to find 2 people who wanted each other's goods or service at a same time. This is called the problem of mutual adjustment of want. बहुत ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, आपको समझ में आ जाएगा। रमेश है, उसके पास है राइस। वो सुरेश के पास गया और उसने बोला कि भैया ये जो राइस है ये तू ले ले और मुझे बदले में शूज दे दे। तो सुरेश ने रमेश को बोला कि रमेश मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास क्या है? घी। तो रमेश को चाहिए क्या था? शूज। और वो किसके पास गया? सुरेश के पास। और सुरेश ने बोला कि भैया मेरे पास शूज नहीं है, मेरे पास घी है। तो यहाँ पे रमेश की जो वांट थी वो पूरी नहीं हुई। इसी को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। हमेशा दोनों पार्टी की एडजस्टमेंट पूरी नहीं होगी। एक इंसान को जो चाहिए वो दूसरे इंसान को भी चाहिए हो, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट, और ये बार्टर सिस्टम का पहला लिमिटेशन था। अब जो दूसरा लिमिटेशन है ये काफी आसान है, आप आसानी से समझ जाओगे। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स स्पॉइल और रॉट विथ टाइम, सो दे कैनॉट बी स्टोर एज अ वेल्थ। हम लोग आज के जमाने में पैसे को स्टोर कर लेते हैं और 20 साल बाद उस पैसे को निकाल के यूज में ले लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? जैसे लोगों के पास होता था व्हीट, राइस, वेजिटेबल, ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं, तो हम लोग इनको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। पीपल कुड नॉट सेव देयर गुड सेफली फॉर द फ्यूचर। ये सारी चीजों को आप फ्यूचर के लिए थोड़ी सेव करके रख सकते हो, ये 1-2 महीने में खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट काफी इजी है। आप सबको पता है कि वेजिटेबल जैसी चीजें खराब हो जाएंगी तो फ्यूचर के लिए आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, तो आपके पास फ्यूचर में कोई भी वेल्थ नहीं बचेगा। अब तीसरा जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग वैल्यू। नापने में भी दिक्कत आ रही थी, उसको समझते हैं। देयर वॉज नो कॉमन यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स। यहाँ पे याद रखना, नो कॉमन यूनिट। इट वॉज हार्ड टू से हाउ मच वन थिंग वॉज वर्थ कंपेयर टू अनदर। एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक फार्मर है, वो फार्मर ने काऊ को बेचा, है ना। तो उसने जिस भी ट्रेडर को बेचा, वो ट्रेडर ने बोला कि आपके काऊ के बदले में मैं आपको कितने बनानास दे दूं। तो फार्मर बोला ये क्या है, मैं आपको नहीं बेचूंगा। फिर वो लेके गया अपनी काऊ को दूसरे ट्रेडर के पास। उस ट्रेडर ने बोला मैं आपको काऊ के बदले में कितना घी दे दूं। वो बेचारा फार्मर वापस परेशान हो गया। फिर उसने क्या किया, वो ट्रेडर बदल दिया। वो ट्रेडर 3 के पास गया, उसने बोला कि ऐसा करता हूं, मैं आपके काऊ के बदले में आपको 50 केजी राइस दे देता हूं। तो फार्मर ने बोला नहीं यार, ऐसा थोड़ी होगा यार, मेरी काऊ इतनी बड़ी है, आप सिर्फ उसको 50 केजी राइस में निपटा दे रहे हो। तो पहले के जमाने में हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं उनके बदले में कितनी चीजें लेनी है। मतलब मान लो कि अगर 1 केजी
घी हमने बेचा तो उसके बदले में कितना राइस लें, कितना वीट लें, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था सामान को बेचने के लिए। आज के ज़माने में हम लोगों को 1 किलो घी चाहिए तो हम जाएंगे 600 से 800 रुपये देंगे, हमको 1 kg घी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मनी। तो यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम करवा दिया और 2 मार्क्स में कितना लिखना है वो भी आप जान गए होंगे, क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हो। जितनी लाइन को मैंने अंडर किया है उतने को ही आपको 2 मार्क्स के लिए लिख देना है। अब आगे जो टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी। हम लोगों को मनी का मीनिंग और उसका फंक्शन बताना है। तो यहाँ पे बोर्ड आपको पूछेगी डिफाइन मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, राइट इन शॉर्ट। बोर्ड इस सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का इस तरीके का सवाल पूछेगा, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो मनी को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ पे जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्टसन, मनी इज व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विस। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। आप दुबई गए, आपने वहां पे फोन खरीदा और आपने बदले में मनी दे दी। आप यूरोप में गए, आपने वहां पे सैमसंग का फोन खरीदा, आपने बदले में मनी दे दिया। आप इंडिया में आए, आपने यहाँ पे एक कार खरीदी, आपने बदले में पैसा दे दिया। वो एक ऐसी चीज जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, जब आप गुड्स और सर्विस लेने जाते हो हम लोग उसको बोलते हैं मनी। तो दुनिया में हर कोई इंसान एक चीज को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है और वो चीज ले लेता है, आपको बदले में गुड्स और सर्विस दे देता है। तो वो चीज जो ले लेता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मनी। समझ में आया मनी क्या है? यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इन सिंपल टर्म्स मनी इज एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विस। जो मैंने आपको आगे सब समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मनी। अब फंक्शन ऑफ मनी, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना है? तो फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ स्टोर वैल्यू, एज अ मेजर वैल्यू। फिर आगे क्या क्वेश्चन ने बोला था 2 मार्क्स के लिए, वो देख लेते हैं। राइट इन शॉर्ट। तो यहाँ पे आपने ये जो डेफिनेशन लिखी और ये जो फंक्शंस थे, आपको 2 मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है। अब बोर्ड आपको इस सेक्शन से 5 मार्क्स का भी सवाल पूछे कि डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। ये जो लिखा था उसको तो लिखना ही है। अब ये जो फंक्शंस हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो फंक्शन है मनी का, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझते हैं। अब देखो, इसको समझने के पहले एक और चीज ध्यान दो। यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मनी का जो फंक्शन है उसके अंदर जो पहला फंक्शन है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको 2 मार्क्स के लिए बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो चलो समझ लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक्सचेंज होना। मनी हेल्प पीपल बाय सेल गुड्स एंड सर्विस इजीली। पैसा जब दुनिया में आया तो उसने बेचना और खरीदने वाले सिस्टम को काफी आसान कर दिया। अ पर्सन कैन स्पेंड मनी टू फुलफिल प्रेजेंट नीड और सेव मनी फॉर फ्यूचर नीड। एक इंसान पैसे को खर्च करके अपनी नीड को पूरा कर सकता है और पैसे को सेव करके अपनी फ्यूचर की नीड को भी पूरा कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि बाई वेजिटेबल यूजिंग मनी एंड सेव सम मनी टू बाई क्लोथ नेक्स्ट वीक। मान लो रवि है, उसके पास पैसा था तो उसने वेजिटेबल को खरीद लिया, तो उसकी जो भूख है वो मिट गई। उसके बाकी जो बचे हुए पैसे थे उसने उसको जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि अगले महीने वो नेक्स्ट वीक में वो उससे कपड़े खरीद लेगा। तो मनी का सबसे बड़ा काम है एक्सचेंज होना। अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी के अंदर बोर्ड आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों का सवाल पूछा ही है। तो 2 मार्क्स के लिए जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? राइट द टाइप्स ऑफ मनी। तब आपको ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इतना ही समझाना है। क्या क्या है टाइप्स ऑफ मनी? कॉमोडिटी मनी, एनिमल मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी। ये सारे टाइप्स ऑफ मनी है। आपका 2 मार्क्स के लिए इतना आंसर काफी है। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन को पढ़ने जा रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो सवाल है बोर्ड आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ ले रही है। अब इसके अंदर हम लोग ध्यान देते हैं। कांस्टेंट राइज इन प्राइस, लगातार राइज बढ़ते रहना चाहिए तभी आप उस चीज को इन्फ्लेशन के अंदर काउंट करोगे। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस कीप इंक्रीजिंग, मैंने समझा दिया है। प्राइस राइज इन ऑल सेक्टर, हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। सारे सेक्टर के अंदर सारी चीजों का प्राइस बढ़ते रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई है। डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, दाम इतना बढ़ जाना चाहिए कि हमारी औकात से बाहर जाने लगे वो गुड्स और सर्विस।
एज प्राइस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल, प्राइस इंक्रीज होगा तो मनी की जो वैल्यू है वो नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग कम चीजों को बाई कर पाएंगे सेम अमाउंट में। हमने पीछे पढ़ा हुआ था, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे 1 रुपए की 4 पानी पूरी मिल जाती थी। आज अगर आपको 4 पानी पूरी खानी है तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मनी की वैल्यू गिर जाना और आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर जाना। तो जब भी प्राइस राइज इन्फ्लेशन आएगा तो मनी की वैल्यू जो है वो नीचे गिर जाएगी, जिससे परचेसिंग पावर भी नीचे गिरेगा। राइज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट, समझाता हूं इसको। When all resources are already in use, extra demand only increase price, not production. आपको बहुत प्यार से मैं समझाता हूँ। मान लो कि हमारे पास 2 kg वीट है, हम लोगों ने 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बना लिया। अब ये जो बिस्किट हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर देश की सारी मशीन और सारे रिसोर्स, साथ साथ में सारे ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो गए। कितना वीट था हमारे पास? 2 kg। कितना बना रहे हम लोग उससे? 2 kg वीट। अब इसके ऊपर भी अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो हम लोग प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 kg वीट ही पड़ा हुआ है। 2 kg वीट से 2 kg बिस्किट बनाया, इसके ऊपर अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो प्रोडक्शन के अंदर हम लोग इंक्रीज नहीं ला पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस राइज होने लगेगा। तो इसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि when all resource are already in use, extra demand only increase price, not production. सारी चीजें इस्तेमाल में हैं, उसके बाद भी अगर लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना सामान ही नहीं है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना है उसको जान लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगी, व्हाट आर द रीजन अफेक्टिंग इन्फ्लेशन, कौन कौन से रीजन की वजह से इन्फ्लेशन इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे मेनली 2 ही रीजन होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप 2 मार्क्स के अंदर इतना लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया इतने से मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना, यहाँ पे आप इन्फ्लेशन की मीनिंग को ऐड कर देना, इन्फ्लेशन की मीनिंग और ये 3 लाइन, आपका 2 मार्क्स पूरा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड। इस डिमांड को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2-2 मार्क्स से सवाल पूछेगी। स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स, मतलब स्टेट द कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड क्यों बढ़ रही है गुड्स के, उसके रीजन बताने हैं। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन विथ एन इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल। ये दोनों सवाल हैं। ये दोनों सवाल के लिए ये जो लाइन है ये कॉमन है, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। पढ़ते हैं इसको। When people demand for goods and service become higher than what is available in the market, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक फैक्ट्री है, वो कितना 1000 बाइक्स बना रहा था, 10,000 बाइक्स एक महीने में बना रहा था। अचानक से क्या हुआ, इफ पीपल सडनली वांट टू बाई 1500 बाइक बट द सप्लाई रिमेन 1000, देन सेलर रेज प्राइस ड्यू टू हायर डिमांड। एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी है कि महीने में वो 1000 बाइक्स ही बना सकता है और इतनी ही बाइक्स लोग खरीदते थे। बट अचानक से लोग बोले कि अब हमको 1500 बाइक चाहिए। तो वो फैक्ट्री वाला बोला भैया हम 1500 बाइक्स नहीं बना सकते हैं। तो वो फैक्ट्री वाला क्या करेगा, वो दाम बढ़ा देगा। जितनी डिमांड है अगर उतनी सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विस की प्राइस बढ़ जाएगी और हम लोगों को ये इन्फ्लेशन की तरफ लेकर जाएगी। अब यहाँ पे मैचलब जो भी है, इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने लिख दिया है ताकि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स कॉज इन्फ्लेशन, बहुत सारे पैसे से जब हम लोग थोड़ा सा सामान खरीद पाएंगे तो हम लोग इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, बहुत सारे पैसों से जब आप थोड़ा सा सामान खरीद के लेके आओगे तो हम लोग उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था वो अब आपको समझ में आएगा। व्हेन पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बिकम हायर, इंसान के डिमांड गुड्स और सर्विस की हायर है, जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उससे ज्यादा। कितनी बाइक चाहिए थी? 1500, मार्केट में कितनी अवेलेबल है? 1000। तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस राइज आएगा। अब इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेंगे। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हाट इज अदर नेम। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का जो अदर नेम है वो है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का दूसरा नाम क्या है? सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या। व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स राइज, सेलर इंक्रीज प्राइस। एग्जांपल देख लेते हैं। रॉ मटेरियल बिकम कॉस्टली, वेजेस ऑफ वर्कर इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज। मैं बहुत प्यार से आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
अभी मान लो कि मेरे पास एक शूज है, वो शूज को मैं बनाता था, मुझे उसका जो भी मटेरियल है वो पड़ता था कितने रुपए का, 400 रुपए का। और एक 400 रुपए के शूज बनाने के लिए मुझे 100 रुपए वेजेस देना पड़ता था और इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती थी 20 रुपए की और ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा जाता था 30 रुपए का। टोटल कितना हो गया, 400, 500, 550। मेरा एक शूज कितने में बन गया, 550 का। अब यहाँ पे देखो, ये जो मटेरियल का कॉस्ट है वो 400 से हो गया, यहीं पे लिखता हूँ 500 का। जो वेजेस था अब वो 150 रुपए पे पहुंच गया। जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट था वो 40 रुपए पे पहुंच गया अब। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 60 रुपए हो गया। अब देखते हैं टोटल कितना हो रहा है, 500, 600, 650 और 650, ये 40 में गिन लूंगा तो 690, 690, 700, 750। जब ये सारी चीजों का दाम बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो फाइनल चीज का भी दाम बढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हम लोग जो भी चीजें बना रहे हैं उसको बनाने में अगर ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो कौन सा इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इफ द फ्यूल प्राइस राइज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज, सो द प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड गुड्स आल्सो इंक्रीज। अब देखो, पेट्रोल का अगर दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा जिससे हमको वेजिटेबल्स और सारी चीजें महंगे मिलेगी। ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। अभी इसी टाइप की इन्फ्लेशन को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि आप लिखोगे क्या और किस तरीके से, वो देख लो। तो 2 मार्क्स के लिए आप इतना लिखोगे, आपका आंसर हो जाएगा पूरा।